हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं रोहित मौर्य एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित अपने नए वीडियो लेक्चर के साथ। वीडियो लेक्चर नंबर 2, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आप लोगों ने पहला वीडियो लेक्चर हमारा देखा होगा, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाके टाइप करें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वीडियो लेक्चर नंबर 1 बाय रोहित मौर्य, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल देव ट्यूटोरियल पे जाके देख सकते हैं। देखो, अगर हम बात करें पहले वीडियो लेक्चर के बारे में, तो हमने उसमें बताया था आपको लाइफ स्पैन के बारे में। मैंने बताया था कि लाइफ स्पैन बर्थ से लेके नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन बोलते हैं। हमने आपको बताया था कि जो लाइफ स्पैन होती है सारे ऑर्गेनिज्म की अलग अलग होती है। कुछ की कुछ वीक होती है तो कुछ की महीनों, हजार महीनों, हजार या 1000 ईयर तक होती है। अगर हम बात करें आपको, जैसे हमने कहा था कि जो लाइफ होती है वो डिपेंड नहीं करती साइज पे। ऐसा नहीं कि किसी अगर ऑर्गेनिज्म की साइज बड़ी है तो उसकी लाइफ स्पैन ज्यादा होगी, या फिर किसी ऑर्गेनिज्म की अगर साइज छोटी है तो उसकी लाइफ स्पैन कम होगी। ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने जैसे बताया था, कुछ आपको एग्जांपल बताए थे। जैसे मैंने बताया था आपको डॉग, काउ और बनाना का 25 ईयर बताया था। फिर मैंने आपको बताया था क्रोकोडाइल, और आपको बताया था एलिफेंट का 60 ईयर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताए गए थे और उसके लाइफ स्पैन बताए गए थे। ठीक है, चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन। देखो, बात करें रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है क्या, इसका मतलब क्या है? देखो, अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन तो सब रिप्रोडक्शन मतलब जो कभी प्रोड्यूस हुआ है, जो कभी प्रोड्यूस हुआ है वो किसी को रिप्रोड्यूस कर रहा है। नहीं समझ हमारी बात? जो कभी प्रोड्यूस हुआ है किसी को क्या कर रहा है? रिप्रोड्यूस कर रहा है। मान लो एक कोई मेल और एक फीमेल, इनसे एक बच्चा हुआ, चाहे मान लो ये मेल था। ये क्या कर रहे हैं? अंकल आंटी मिल क्या कर रहे हैं? इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये क्या करेगा? ग्रो करेगा, मेच्योर होगा, और क्या होगा? एक समय बाद इसकी भी किसी से शादी होगी। ठीक है, अब क्या होगा? इनके भी तो बच्चे होंगे। मान लो इनको लड़की हुई, ये क्या कर रहा है? अगर देखो, ये इनसे प्रोड्यूस हुए थे, इनको भी क्यों ना कोई प्रोड्यूस करेगा? करेगा नहीं? ये दोनों मिलके इसको प्रोड्यूस किए, ये पेरेंट्स मिलके इन्हें प्रोड्यूस किए। अब ये दोनों मिलके इन्हें क्या कर रहे हैं? रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ये यहां से लेके यहां का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या होता है? रिप्रोडक्शन। ठीक है, मतलब रिप्रोडक्शन, जो कभी प्रोड्यूस हुआ था वो क्या कर रहा है? रिप्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम इसके आगे बात करें तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। क्या होता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस। एनसीईआरटी में दिया गया रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। ऐसा आप याद रखना ना कि जितने भी ज्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोसेस होते हैं वो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। अगर कंफ्यूजन हो तो याद रखना, बायोलॉजी का टर्म है तो बायोलॉजिकल प्रोसेस ही होगा। ठीक है, अब अगर जो मैंने चार्ट बनाया था, अगर इसको अपने शब्दों में लिखना हो तो आप लिख सकते हो एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस, या फिर ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। An organism give rise to young ones, या इसे क्या बोल सकते हैं? ऑफस्प्रिंग। सिमिलर टू इटसेल्फ। अब देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करे? रिप्रोड्यूस करे, या फिर प्रोड्यूस करे यंग वंस, ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ, अपनी तरह। अपनी तरह। अब देखो, वो हो भी सकता है कि डिक्टो फोटोकॉपी, अगर एसेक्सुअल से हो रहा है, अगर सेक्सुअल का होगा तब भी कुछ ना कुछ सिमिलरिटी शो करेगा। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा वेरिएशन शो करेगा कि पता लगा एक स्पीसीज का बच्चा था वो दूसरी स्पीसीज का निकल गया, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अभी जो ऑफस्प्रिंग बनी है
जो ऑफ स्प्रिंग बनेगी वो क्या करेगी, फिर से प्रोड्यूस करके और क्या बनाएगी, एक नए न्यू ऑफ स्प्रिंग को जन्म देगी। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। अब अगर बात करें जो रिप्रोडक्शन होता है, चलो देखो इतनी बात समझ आ गई। अब देखो ये जो ऑफ स्प्रिंग बनी थी, अब ये क्या करेगी, ऑफ स्प्रिंग ग्रो मेच्योर टर्न टू रिप्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, अब देखो ये वाली जो ऑफ स्प्रिंग थी वो क्या करेगी, ग्रो करेगी, मेच्योर करेगी और क्या करेगी, रिप्रोड्यूस करके नए ऑफ स्प्रिंग को बनाएगी। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस क्या है, रिप्रोडक्शन। अगर इसके आगे की बात की जाए तो रिप्रोडक्शन से फायदा क्या है या फिर होता क्या है, देखो रिप्रोडक्शन इनेबल टू कंटिन्यू स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। देखो रिप्रोडक्शन इनेबल टू कंटिन्यू स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। देखो किसी भी स्पीसीज को जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। सोचो अगर कि ऐसा हो जाए कि सारे जो ह्यूमन है वो सोचे कि आज के बाद हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, पूरे वर्ल्ड के जितने भी और ह्यूमन है वो बोले कि आज बाद हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो आप सोच सकते हो 200 साल बाद क्या ह्यूमन बीइंग की कोई भी कोई इंसान पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। क्यों, नॉर्मल 100 साल से ज्यादा तो लाइफ होती नहीं। अभी क्या अगर आज से बंद करने, मान लो अभी जो बच्चा वो भी 100 साल तक जिएगा, 200 साल थोड़ी जिएगा। ठीक है, तो 2 साल बाद नहीं पाया। अगर अपनी स्पीसीज को मेंटेन करना है जनरेशन आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक वो आती है, जब आप 11th पढ़े होंगे द लिविंग वर्ल्ड, वहां पे ये लाइन आपको मिली होगी, रिप्रोडक्शन, वहां पे लिखा है रिप्रोडक्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ऑल लिविंग वर्ल्ड या फिर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन फिर लास्ट में एक लाइन और लिखी है, इट इज ए नॉट डिफाइनिंग फीचर। मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अगर ये आप बात कर रहे हैं कि जो लिविंग होंगे वो रिप्रोड्यूस करेंगे और अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो वो नॉन लिविंग है, लिविंग नहीं है, ये बात गलत है। हाँ, जितने लिविंग है वो रिप्रोड्यूस करेंगे ज्यादातर, लेकिन जो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं वो नॉन लिविंग है, ये बात गलत है। मतलब देखो जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, आप बहुत सारे लोगों को देखोगे कि शादी के बाद उन्हें बच्चे नहीं होते, तो क्या कह दोगे, वो नॉन लिविंग है। या फिर म्यूल होता है, या फिर वर्कर हनी भी, ये रिप्रोडक्शन नहीं करते लेकिन क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। तो मतलब फंडामेंटल फीचर हो सकता है लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता। इतनी बात सुन आगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें किस बेसिस पे, 2 तरह के, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, 2 तरह के, एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। ठीक है, इस आधार पे बांटा गया कि कितने ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन में। इस आधार पे 2 तरह के, अगर सिंगल पेरेंट मतलब एक पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है तो क्या है, एसेक्सुअल है। अगर 2 पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो क्या है, सेक्सुअल है। तो मैं सोचा पहले आपको सेक्सुअल पूरा पढ़ा दिया जाए, उसके बाद एसेक्सुअल पहले पढ़ा दिया जाए, उसके बाद क्या सेक्सुअल पढ़ाया जाए। ठीक है, फिर दोनों में मैं कंपेरिजन करा दूं। तो पहले देखते हैं एसेक्सुअल का। एसेक्सुअल पहला पॉइंट ये होता है यूनिपेरेंटिंग।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये यूनिपेरेंटल होता है, मतलब इसमें एक ही पेरेंट, तुम्हें वो माता चपिता, तुमने वही पापा वही मम्मी, इसमें मेल फीमेल नहीं होते, ठीक है, यूनिपेरेंटल होते हैं, पहली चीज। अगर दूसरी बात की जाए, इसमें लिखा है गैमीट फॉर्मेशन में और मे नॉट बी, मतलब गैमीट फॉर्मेशन हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, मतलब ये चीज दोनों हो सकते हैं, या फिर कह सकते हो विद, ये आपकी एनसीईआरटी लाइन, विद आर विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, मतलब गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन एक बात याद रखना, कभी गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। क्या होगा? गैमेट का फ्यूजन, मतलब गैमेट का फॉर्मेशन हो सकता है, हो सकता है ना भी हो, ठीक है, लेकिन फ्यूजन कभी नहीं होगा। अगर गैमेट फॉर्मेशन हुआ भी है तो फ्यूजन नहीं होगा। ये तो वही बात हुई ना कि दूल्हे को भी तैयार कर दिए, दुल्हन को भी तैयार कर दी, फिर बाद बोले नहीं शादी नहीं करना, ठीक है, तो अगर गैमेट बनता भी है तो उनका फ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, एक शब्द होता है सोमैटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ बाय सोमैटिक सेल। हमारी बॉडी को सारी सेल रिप्रोडक्टिव को छोड़ के, रिप्रोडक्टिव मतलब गैमेट को छोड़ के बाकी जितने भी सेल होती हैं उनको क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल बोलते हैं। अगर उनसे किसी ऑर्गेनम का या फिर कह सकते हैं न्यू ऑर्गेनम का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? सोमैटोजेनेसिस। जैसे आपने देखा होगा, अगर बात करेंगे ईस्ट हाइड्रा में, वहां पे आपको बडिंग पढ़ाई जाएगी, उसकी क्या बड को सीधा डालते हैं, एक नया ऑर्गेनम तैयार हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन आप पढ़ोगे, उसमें क्या करते हैं? एक फ्रेगमेंट से पूरा ऑर्गेनम बन जाता है। या फिर अगर बात करो प्लांट, बचपन में सारे लोगों ने कभी न कभी गुलाब के प्लांट जरूर लगाए होंगे, तो उसका हम लोग क्या करते थे? टहनी काटते थे, ठीक है, उसको ला क्या करते थे? जमीन गाड़ देते और नया गुलाब का प्लांट बन जाता था, ठीक है। तो सोमैटिक ऐसा थोड़ी है कि हम लोग क्या करते थे? मेल फीमेल गैमेट फ्यूज कराते थे, फर्टिलाइजेशन कराते थे, उसके बाद क्या करते थे? नया प्लांट बनाते थे। ऐसा तो नहीं करते थे ना हम लोग क्या करते थे? सिर्फ सीधा प्लांट या फिर नींबू का जो प्लांट होता है उसको क्या करते हैं हम लोग? लेयरिंग करके उसको काट के फिर नई जगह और क्या नया प्लांट बन जाता था। तो क्या हम किससे कर रहे हैं? सोमैटिक सेल से कर रहे हैं। मतलब रिप्रोडक्टिव छोड़ के बाकी जितनी सेल होती है हमारी बॉडी में वो क्या होती है? सोमैटिक सेल होती है। अगर उससे आप नया ऑर्गेनम बना रहे हो तो क्या बोलते हैं उसको? सोमैटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अगर उसके बाद हम बात करें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, क्या होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हूबहू कॉपी होते हैं अपने भाई बहन के और अपने पेरेंट्स के भी। आप सोचो यूनिपेरेंटल है, मतलब एक ही पेरेंट से पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो जाहिर सी बात है जिस पेरेंट से ऑर्गेनिज्म बन रहा है सारे कैरेक्टर भी तो उसी के आएंगे। यही समझ रहे हमारी बात? जैसे अगर सोचो ऐसा हो जाए कि मेरा हाथ काट दो और उसे डाल, वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना है, तो वो मेरी ही तो कॉपी होगा, क्योंकि जितने कैरेक्टर हैं वो मेरे ही तो है ना उसके अंदर। जैसे नॉर्मल जो फ्यूजन होता है मेल फीमेल गैमेट का, उसमें क्या होता है? आधे कैरेक्टर मेल के होते हैं, आधे फीमेल के, तो आधी सिमिलरिटी किससे करता है? मेल से शो करता है, आधी किससे? फीमेल से करता है। लेकिन एसेक्सुअल यूनिपेरेंटल है, इसमें मेल फीमेल की कोई बात ही नहीं है। तो जब एक ही पेरेंट से बन रहा है तो सारे कैरेक्टर किसके शो करेगा? उसी पेरेंट के जिससे वो बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, चलो देखो, जैसे लिखा offspring that are produced are not only identical to one another but also exact copy of their parent। जैसा मैंने बताया था कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो एक दूसरे के एकदम आइडेंटिकल होते हैं, मतलब वो बहुत फोटोकॉपी। अगर आप देखोगे, जैसे मान लो अगर दो ऑर्गेनिज्म है, आप देखो देख के नहीं पहचान सकते कि दोनों एक अलग अलग है कैसे, मतलब दोनों एग्जैक्ट कॉपी होंगे आपस में भी, प्लस अपने पेरेंट्स की भी एग्जैक्ट कॉपी। जैसे मैंने बताया कि ये यूनिपेरेंटल होते हैं, मतलब एक ही पेरेंट से बने होते हैं।
तो जाहिर सी बात अगर एक ही पेरेंट्स बने होंगे तो सारे कैरेक्टर उसी पेरेंट्स का आएंगे, तो उसी पेरेंट्स क्या कॉपी होंगे, प्लस इनके जो बच्चे होंगे वो भी तो एकदम सिमिलरिटी शो करेंगे। है बात समझ? अब देखो, चलो देखो, क्लोन। क्लोन कहते हैं ऐसे इंडिविजुअल जो मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली मतलब देखने में भी सिमिलर हो और उनकी इंटरनल फिजियोलॉजी जब आप अध्ययन वो भी क्या हो सेम, उसको क्या बोल देंगे? क्लोन बोल देंगे। क्या बोलेंगे? मार्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। जैसे मैंने बताया कि नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें ऑप्शन ऐसे बना देते हैं, क्लोन आर, फिर आगे लिख दें वनली मार्फोलॉजिकली, वनली जेनेटिकली। तो आपको क्या करना, मार्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली ये क्या होते हैं? सिमिलर इंडिविजुअल होते हैं। ठीक है, यदि बात समझ आ गई। इसके आगे का पॉइंट है अकरेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या अकरेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे मैं यहां बता दे रहा हूं। ठीक है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है? देखो, जैसे मैंने सेक्सुअल बताया, एसेक्सुअल बताया, सेक्सुअल बताया। अगर दोनों में बात की जाए सिंपल टाइप का कौन है? एसेक्सुअल। जो पहले आएगा वो सिंपल टाइप का होगा, जो बाद में आएगा वो क्या होगा? एडवांस टाइप का होगा। तो जो सिंपल टाइप का है वो सिंपल टाइप का ऑर्गेनिज्म में भी तो पाया जाएगा। ठीक है, तो सिंपल टाइप का ऑर्गेनिज्म जब आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो वहां आपको 5 ग्रुप पढ़ाए गए होंगे। उनमें से जो 2 ग्रुप थे, पहला मोनेरा और सेकेंड ग्रुप क्या? प्रोटिस्टा। देखो, अगर बात करें मोनेरा की तो ये होता था यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। क्या होता था? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, मतलब सिंगल सेल का होता है। और ये होता था प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट। ये मतलब सिंगल सेल, दोनों क्या थे? सिंपल। तो इसमें पाया जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो कुछ लोअर प्लांट या फिर कह सकते हो कुछ प्लांट में, सम प्लांट एंड किसमें? फंजाई में। कुछ प्लांट और फंजाई, जैसे लोअर प्लांट बात करो एल्गिन पाया जाता है, या फिर हायर प्लांट में कुछ प्लांट, जैसे मैंने आपको रोज का वो दिया था एग्जांपल, वो भी क्या एसेक्सुअल ही होता है ना। उसमें थोड़ी गैमेट का फ्यूजन करा के फर्टिलाइजेशन करा के नया ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, मतलब किसी पार्ट से बना रहे हो ना, तो भी क्या है? एसेक्सुअल। तो ज्यादातर लोअर प्लांट में, कुछ हायर प्लांट की बात करो फंजाई में कुछ पाए जाते हैं। उसके बाद अगर बात करो एनिमल किंगडम में, तो कुछ लोअर इनवर्टिब्रेट होते हैं। क्या होते हैं? लोअर इनवर्टिब्रेट। लोअर में जैसे आपके आ गए स्पॉन्जेस आ गए, निडेरिया आ गए, इस सब में क्या पाए जाते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये तो इतनी बात हो गई। अब देखो, जैसे अगर हम बात करें एसेक्सुअल, मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने बताया ये यूनिपेरेंटल होते हैं, मतलब एक ही पेरेंट से मिलके बने होते हैं, इसमें मेल फीमेल ऐसा कोई नहीं। उसके बाद मैंने दूसरा अगर बताया था कोई हो, तो मैंने बताया था इसमें विद और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, मतलब गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो ठीक है, लेकिन फ्यूजन नहीं होगा। फ्यूजन नहीं मतलब गैमेट फॉर्मेशन बाद का प्रोसेस नहीं होता, मतलब फ्यूजन फर्टिलाइजेशन ये सब कुछ नहीं होता। उसके बाद अगर बात करो, मैंने एक साथ बताया सोमैटोजेनेसिस, मैंने कहा रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के बाकी जितनी सेल होती है किसी बॉडी में, रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के बाकी जितनी भी सेल होती है किसी बॉडी में, वो क्या होती है? सोमैटिक सेल होती है। अगर उससे सोमैटिक सेल से कोई पूरा का पूरा ऑर्गेन बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? सोमैटोजेनेसिस बोलेंगे। उसके बाद अगर बात करो तो इनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, मैंने कहा ये सिमिलरिटी शो करते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे से सिमिलरिटी शो करते हैं, प्लस क्या करते हैं? अपने पेरेंट्स की क्या होते हैं? फोटोकॉपी होते हैं। उसके बाद जो मैंने पॉइंट बताया कि ये पाए कहां जाते हैं, पहला मैंने बताया मोनेरा पाए जाते हैं, सिंपल टाइप होते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होते हैं। उसके बाद फिर मैंने बताया प्रोटिस्टा पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। फिर मैंने कहा कुछ प्लांट फंजाई पाए जाते हैं और लोअर किस में पाए जाते हैं? इनवर्टिब्रेट में पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या देखते हैं? टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, नॉर्मली 3 टाइप होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला होता है आपका फिशन, दूसरा होता है आपका
बडिंग, और तीसरा होता है आपका फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है? 3 तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। पहला आपका कौन है? फिशन है, हम लोग इसको डिटेल पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद होता है बडिंग, फिर इसको पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में क्या पढ़ेंगे? फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अगर हम लोग बात करें फिशन में 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बाइनरी फिशन, एक होता है मल्टीपल फिशन। कौन सा? बाइनरी फिशन। इसमें जो पेरेंट बॉडी होगी, क्या होगी? जो पेरेंट बॉडी होगी वो 2 भागों में डिवाइड करेगी और 2 ऑर्गन बनाएगी। नहीं समझ में रहा? इसमें जो पेरेंट बॉडी क्या होगी? 2 भागों में डिवाइड करके 2 ऑर्गन बनाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे बाइनरी फिशन में पहला आता है आपका सिंपल बाइनरी फिशन। इसका एग्जांपल जो होता है वो होता है आपका अमीबा। क्या होता है? अमीबा। जैसे देखो, अगर मान लो अमीबा है, क्या है? अमीबा। ठीक है, इसका यहां पे न्यूक्लियस है। आपने तो ये सुना होगा कि अमीबा का कोई भी शेप स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता, कैसे भी करके बना दो ऐसे करके। ठीक है, अमीबा को क्या करो, पहले क्या करते हैं कि जो बाहर की वॉल होती है क्या करती है, अंदर डीप होने से शुरू हो जाती है, और ये जो न्यूक्लियस है ये पहले न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? पहले न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या हो गया? न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? साइटोप्लाज्म डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? एक अमीबा ये बन गया, और दूसरा वाला क्या ये बन गया। ठीक है, अब देखो, एक अमीबा क्या किया? बाइनरी फिशन करके क्या हुआ? 2 अमीबा बदल जाता है। इसको सिंपल बाइनरी फिशन कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? नॉर्मली इरेगुलर बाइनरी फिशन। हालांकि ये कभी स्ट्रक्चर वगैरह नहीं पूछे जाते हैं, बस जितने एग्जांपल है वो आपको याद रखने हैं। तो सिंपल टाइप का जो बाइनरी फिशन है उसका एग्जांपल क्या है? अमीबा। उसके बाद जो आता है वो आता है लॉन्गिट्यूडनल। कौन सा आता है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। ठीक है, जो इसका एग्जांपल होता है, पहला एग्जांपल होता है ट्रिपैनोसोमा, जो आपके सेट में नहीं है। ठीक है, याद रखना, याद हो जाए अच्छी बात है, ना याद हो कोई बात है। लेकिन जो दूसरा एग्जांपल है यूग्लिना, ये इंपॉर्टेंट है। यूग्लिना क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो लॉन्गिट्यूडनल के कितने एग्जांपल है? 2। पहला ट्रांसवर्स, पहला ट्रिपैनोसोमा, दूसरा क्या? यूग्लिना। देखो ये क्या करते हैं, जैसे मुझे मान लो कि मैं ट्रिपैनोसोमा हूं। ठीक है, हम तो क्या करूं, मेरी बॉडी से ऐसे सीधा लॉन्गिट्यूडनली हमें 2 बराबर भागों में बांट दो। क्या करो, हमें 2 बराबर भागों में बांट दो, तो मेरी आधी बॉडी क्या करेगी? वो जनरेट करके एक नया, और इधर क्या थी? वो अपना एक नया ऑर्गन बना लेगी। ये क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडनल। मतलब किसी भी ऑर्गन को लंबा लंबा काट दो, किसी ऑर्गन क्या करो? लंबा लंबा काट दो, और उसके दोनों पार्ट क्या करें? एक नए ऑर्गन बना ले। ये क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे टाइप का, जो तीसरा टाइप होता है वो होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। इसका एग्जांपल जो होता है वो होता है पैरामीशियम। क्या होता है? पैरामीशियम। आपने पढ़ा होगा पैरामीशियम मैंने सिंपल बताया क्या? अमीबा। उसको सिंपली कहीं से भी काट दो 2 बराबर भागों में, वो क्या करेगा? 2 नए ऑर्गन बना लेगा। फिर मैंने बताया लॉन्गिट्यूडनल मैंने क्या बताया कि नॉर्मली लॉन्गिट्यूडनली काट दो 2 नए ऑर्गन बन जाए। तीसरा मैं बताया आपका ट्रांसवर्स,
जिसका पैरामीशियम, पैरामीशियम को यहां से काटो, ट्रांसवर्स सेक्शन काटो और दो भागों में बांट दो और दोनों क्या करें, एक नए नए मतलब दोनों नए ऑर्गेन बन रहे या फिर दोनों नए पैरामीशियम बन रहे, वो क्या है, ट्रांसवर्स बाइंडरी फिशन। इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद एक होता है ऑब्लिगेट, जो आपके सिलेबस में नहीं है, बता दे रहा हूं, ऑब्लिगेट बाइंडरी फिशन। क्या, ऑब्लिगेट बाइंडरी फिशन। इसमें क्या होता है, इसका चलो देखो, ऑब्लिगेट बाइंडरी फिशन, इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है सीरेटियम। ठीक है, ये बहुत मुश्किल है, पूछा जाए कहीं, बट पढ़ लो क्योंकि दिया है बुक में कहीं पे, तो पुराने क्वेश्चन लगाओगे वहां पे आपको मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बॉडी को क्या कहीं से भी आप डिवाइड करो, दो भागों में बढ़ जाए, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट बाइंडरी फिशन, जो होता है सीरेटियम। अब देखो, अगर बात करें बाइंडरी फिशन, पहला मैंने बताया सिंपल बाइंडरी फिशन। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल अमीबा होता है। अमीबा की बॉडी को दो बराबर भागों में कहीं से बांट दोगे तो क्या बन जाएगा, दो नए ऑर्गेन। एग्जांपल क्या, अमीबा याद रखो। उसके बाद मैंने कहा लॉन्गिट्यूडनल बाइंडरी फिशन। इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्गेन को आप ऐसे लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करोगे। कैसे करोगे, लॉन्गिट्यूडनली, और दो बराबर भागों में बांटोगे, दोनों क्या नए ऑर्गेन बनाने। ठीक है, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल बाइंडरी फिशन। एग्जांपल मैंने बताया, पहला ट्रिपैनोसोमा, दूसरा मैंने बताया यूग्लिना। ट्रिपैनोसोमा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन यूग्लिना कभी मत भूलना, इसे याद रखना है। ठीक है, यूग्लिना को क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। बात याद रखना, हो सकता है कभी पूछा जाए। उसके बाद थर्ड आता है आपका ट्रांसवर्स बाइंडरी फिशन। इसमें क्या होता है, एग्जांपल मैंने बताया था पैरामीशियम। इसमें क्या, पैरामीशियम को ट्रांसवर्स सेक्शन में दो बराबर भागों में बांट दो। किसमें, दो बराबर भागों में बांट दो और दोनों ग्रो करके दो नए ऑर्गेन बनाए। ठीक है, वो क्या होता है, ट्रांसवर्स बाइंडरी फिशन। उसके बाद फिर मैंने बताया ऑब्लिगेट बाइंडरी फिशन। इसमें क्या होता है, एग्जांपल सीरेटियम है, इसको किसी भी एंगल से काटोगे, दो बराबर भागों में बांट के दोनों नए ऑर्गेन बना ले रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट बाइंडरी फिशन। अब बात समझ में आई। अच्छा हाँ, एक बात आप लोग ध्यान देंगे कि ये जितने ऑर्गेन बनेंगे, जितने डिवाइड करके ऑर्गेन बनेंगे, ये दोनों ऑर्गेन सिमिलर होंगे एक दूसरे से और हूबहू कॉपी होंगे किसके, अपने पेरेंट के। मैंने बात पहले ही बताई आपको। ऐसे क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। मार्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने बताया, सेकंड पार्ट कौन सा है, मल्टीपल फिशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी होती है वो दो से ज्यादा मतलब कई ऑर्गेन में डिवाइड करती है। मतलब जो पेरेंट बॉडी होती है वो डिवाइड करके कई नए ऑर्गेन को बनाती है, उसे क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिशन। जैसे अगर बात करें प्लाज्मोडियम, इसका एग्जांपल क्या, प्लाज्मोडियम। एग्जांपल क्या, प्लाज्मोडियम। ठीक है, आप जब पढ़ोगे सेकेंड ईयर एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, पेज नंबर 148 पे, वहां पे आपको दिया है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है, वहां पे दिया गया है कि जो प्लाज्मोडियम होता है वो रिप्रोडक्शन करता है एसेक्सुअली, कहां, लीवर में करता है, और कहां करता है, आरबीसी। आप वहां जाके लिख भी सकते हैं, बाय मीन्स ऑफ मल्टीपल फिशन, या फिर आगे तो हम पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे तो हम आपको डिटेल बताएंगे। और अभी अगर आप लिखना चाहें तो अभी जाके लिख सकते हैं, वहां पे ए सेक्सुअल दिया है, आप वहां पे लिख सकते हैं बाय मीन्स ऑफ मल्टीपल फिशन। ठीक है, अब देखो प्लाज्मोडियम करता क्या है, जैसे मान लो ये प्लाज्मोडियम है। ठीक है, ये इसके अंदर का न्यूक्लियस है। ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, आगे चल के इसका न्यूक्लियस डिवाइड करके बहुत सारे डॉटर न्यूक्लिया बनाता है। ठीक है, फिर इसके ऊपर क्या होता है, साइटोप्लाज्म की कवरिंग हो जाती है सबके ऊपर। और इसके बाद क्या होता है, जो पेरेंटल साइटोप्लाज्म ये क्या होता है, ब्रस्ट हो जाता है। मतलब इसकी जो लेयर होती है वो टूट जाती है और इसके अंदर जो है इसके ऊपर जो टूट जाती, अब इसके ऊपर जो ये जो इसके न्यूबॉर्न प्लाज्मोडियम है वो क्या करते हैं, यहां से सीधा बाहर निकलते हैं और क्या करते हैं, सब इंडिविजुअल नए ऑर्गेन बनाते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया आपका प्लाज्मोडियम का रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखो पहले क्या करता है, प्लाज्मोडियम का जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करके बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बदल जाता है। फिर जो डॉटर न्यूक्लियाई होती है उसके ऊपर क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक कवरिंग हो जाती है। और उसके बाद जो पेरेंटल न्यूक्लियाई होता है, ये पेरेंटल बॉडी होती है, उसकी जो साइटोप्लाज्म भ्रष्ट कर जाती है। और उसके बाद क्या होता है, जो उसके न्यूबॉर्न प्लाज्मोडियम होते हैं वो क्या करते हैं, सीधा बाहर निकल जाते हैं। इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद अभी रिसेंटली एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल और ऐड किया है अमीबा का, अनफेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, अमीबा भी अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन करता है। वही बात हमेशा याद रखना, जो चीज एनसीईआरटी नहीं ऐड करती है ना, नीट जरूर पूछता है उसको। ठीक है, तो देखो अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें तो दूसरा एग्जांपल हमारा है अमीबा का। देखो अमीबा एक तो सिंपल बाइनरी फिजन करता है, क्या करता है, जैसे मैंने पहले बताया सिंपल बाइनरी फिजन करता है। दूसरा, लेकिन सिंपल बाइनरी फिजन जो करता है ना वो फेवरेबल कंडीशन में करता है। सिंपल बाइनरी फिजन क्या करता है, फेवरेबल कंडीशन करता है। अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो अमीबा फिर मल्टीपल फिजन करने लगता है। अब देखो मान लो ये अमीबा है, क्या है, अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन। क्या, अनफेवरेबल कंडीशन। इनके जो स्यूडोपोडिया होते हैं, क्या ये स्यूडोपोडिया जो बाहर निकले हैं, इनको क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। ये इनवर्ट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, इनवर्ट हो जाते हैं। इनवर्ट होके कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। स्यूडोपोडिया क्या होंगे, इनवर्ट हो जाएंगे और कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब जो इनको स्यूडोपोडिया होते हैं वो क्या करते हैं, 3 लेयर की स्ट्रक्चर बनाते हैं। हार्ड कवरिंग होती है, क्योंकि देखो अनफेवरेबल कंडीशन किसे कहते हैं, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ना कर सके। ठीक है, तो अगर आपको उससे बचना है तो कोई ना कोई तो आपको कवरिंग बनानी पड़ेगी ना, कि आप ताकि उस कंडीशन से अपने आप को एस्केप कर सकें या फिर उस कंडीशन से, अनफेवरेबल कंडीशन से अपने आप को बचा सकें। तो अमीबा क्या करता है, ये अपने चारों तरफ 3 लेयर की कवरिंग बनाता है। 3 लेयर की, 3 लेयर की हार्ड कवरिंग होती है ताकि ये सरवाइव कर सके अनफेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, 3 लेयर क्या करता है, कवरिंग बनाता है। इसको बोलते हैं इंसिस्टेशन या बोलते हैं सिस्ट बनाना। ठीक है, क्या बोलते हैं इस पूरे प्रोसेस को, पहले स्यूडोपोडिया को इन्वर्ट करेगा अपने, उसके बाद क्या करेगा, अपने ऊपर 3 लेयर की कवरिंग बनाएगा, जिस प्रोसेस क्या बोलते हैं, इंसिस्टेशन। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, धीमे धीमे डिवाइड होना शुरू करेगा। क्या हुआ, अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस है क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई में, बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड करेंगे। उसके बाद क्या होता है, इनके चारों तरफ क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म हो जाते हैं सबके। इसको बोलते हैं स्यूडोपोडियो स्पोर, या फिर क्या बोलते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई, या फिर क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडियोस्पोर। उसके बाद ऐसा तो है नहीं ना कि जो अनफेवरेबल कंडीशन है वो हमेशा ऐसी बनी रहेगी, नहीं, कुछ दिन बाद तो ऐसा होगा कि जब फेवरेबल कंडीशन आएगी। जैसे अगर हम लोगों को देखो, अभी क्या है, कोरोना चल रहा है। ठीक है, ये क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन। अभी हम लोग सोचो ना, ऐसे इसी की तरह क्या बंद पड़े हैं कमरे में अपने। ठीक है, ऐसा पड़े हैं, तगड़ा एग्जाम्पल है। अरे देखो बंद पड़े ऐसा थोड़ी है, जो शादीशुदा वाले होंगे रिप्रोडक्शन भी तो कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, जो शादीशुदा की बात अलग है, जो वो रिप्रोडक्शन भी तो कर रहे हैं। ऐसा समझ लो ना कि भाई क्या अनफेवरेबल कंडीशन है, तो ये क्या करना है, अपना खाओ पियो जनसंख्या बढ़ाओ। क्या करना है, खाओ पियो जनसंख्या बढ़ाओ। अपने क्या करें, जनसंख्या बढ़ाते गए बढ़ाते बढ़ाते गए। तो ऐसा थोड़ी है कि जो कोरोना है या फिर कोविड-19 ये हमेशा ऐसे बना रहेगा, ऐसे हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन नहीं। एक दिन तो आएगा ना जब वैक्सीन बनेगी
और क्या होगा, सारे जो मरीज हैं वो ठीक होंगे और क्या फेवरेबल कंडीशन आएगी। क्या हम लोग सारी जिंदगी ऐसे ही रूम में पड़े रहेंगे? नहीं, एक दिन जब फेवरेबल कंडीशन, तो हम लोग, मैं तो सोच रहा हूँ 1 महीने तक घर लौटूंगा ही नहीं, ठीक है, सबको मन में ही विचार है। तो फिर क्या होगा, सब लोग बाहर निकलेंगे घूमने। वैसे जब इनका अनफेवरेबल कंडीशन खत्म हो, मतलब फेवरेबल कंडीशन आ जाता है, फिर क्या होते हैं, जो सिस्ट है, ये क्या है, ये सिस्ट, ये गलना शुरू हो जाते हैं। यार कवरिंग देखो, कवरिंग की जरूरत तब होती है ना जब अनफेवरेबल कंडीशन हो। जब फेवरेबल कंडीशन, अब मरने का कोई डर नहीं, तो क्या होते हैं, ये जो सिस्ट होते हैं ये गलना शुरू हो जाते हैं और इनके अंदर जो डाटर न्यूक्लिया या फिर कह सकते हो स्यूडोपोडियो स्पोर है, ये क्या होते हैं, बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। कहां, बाहर। और इस पूरा प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। चलो एक बार प्रेशर देख लो। मैंने कहा जैसे देखो फेवरेबल कंडीशन में क्या करता है अमीबा, सिंपल बाइंड्री फिजन करता है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, मल्टीपल फिजन करता है। अब मल्टीपल फिजन में क्या, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो क्या करता है, जो इनके स्यूडोपोडिया है बाहर, इसको क्या करता है, अंदर कर लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, अपने चारों तरफ 3 लेयर की कवरिंग बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं, इंसिस्टेशन। हार्ड कवरिंग होती है, टफ कवरिंग होती है, ताकि क्या अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन से बचाया जा सके, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब जो न्यूक्लियाई है वो क्या करेगी, खाओ पियो जनसंख्या बढ़ाओ, मैंने बताया जैसे, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियाई है क्या करेगी, डिवाइड करेगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 64, हाँ 16 से 32, सॉरी, ठीक है, डिवाइड करेगी। और जब डिवाइड कर लेगी इसके ऊपर क्या होगी, साइटोप्लाज्म की कवरिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, साइटोप्लाज्म की कवरिंग हो जाएगी। फिर मैंने कहा ऐसा एक दिन आएगा जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, मतलब अनफेवरेबल जा चुकी होगी। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, अब इसे कवरिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो कवरिंग है धीमे धीमे गलना शुरू हो जाएगी, और जब ये कवरिंग टूट जाएगी तो इसके जो डाटर न्यूक्लिया है या फिर क्या स्यूडोपोडियो स्पोर, ये याद रखे ना, जो इसको डाटर होते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडियो स्पोर बोलते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, जब ये सब गल जाएंगे कवरिंग, और क्या होंगी, ये बाहर निकलेंगे, जिस प्रोसेस क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। और हाँ, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, घर में रहें, स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई भी करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।